गॉड! क्या हुआ? यहाँ से सारा रुपए गायब हो गया। शर्मा जी, शर्मा जी, जी, जब मैं एमडी साहब के रूम में गया था, यहाँ कोई आया था? पता नहीं सर, क्या हुआ? सेफ में से सारा कैश गायब हो गया। क्या कैश गायब हो गया? हाँ। सुना तुमने? ऑफिस से सारा कैश गायब हो गया। हेलो सर, मैं तिलक बोल रहा हूँ। अचानक सेफ में से सारे रुपए गायब हो गए। What? क्या बक रहे हो? हम अभी आ रहे हैं। तिलक, परेशान और घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है ये जरूर किसी की चाल है। लेकिन ठीक से याद करो, तुम रुपए कब लाए थे? मुझे अच्छी तरह याद है। आज बैंक हॉलीडे है, इसीलिए मैंने कल बैंक से रुपया लाकर सेफ में रख दिया था। इसकी चाबी और किसके पास है? एक मेरे पास और दूसरी चेयरमैन साहब के पास। ये क्या है मेरा? हम क्या सुन रहे हैं? सच है क्या? यस सर। कितना रुपया था? 1,75,000। 1,75,000? तुम्हें इतना रुपया ऑफिस में रखने की जरूरत क्या थी? स्टाफ को बोनस देना था सर। नाटक कर रहा है ये पोटा, झूठ बोल रहा है नो। पैसा खुद चला के शराफत के उंगलियां मार रहा। मिस्टर रेड्डी, क्या है? अक्षा दिखाया तो उंगलियां डाल को, ये गुटियां बाहर निकाल को गड्ढे में फेंक देता मैं यहाँ। आगे क्या दिखाता है? ठीक ही तो कह रहे रेड्डी साहब। तुम्हें 1 महीना नहीं हुआ ऑफिस में आए हुए और 1,75,000 रुपए गवा दिए। तो क्या मुझ पे शक कर रहे हैं आप? रहती है तुम्हारे पास ही सारी चाबियां, पैसे और कौन चुरा सकता है? बोलो मियाँ। आप लोग गलत शक कर रहे हैं। ये इस किस्म के इंसान नहीं है। ये किस किस्म का इंसान है वो इसके चेहरे की किताब पर लिखा हुआ है। तुम ना समझो, ऐसे आदमी को नहीं पहचान सकती। खामोश रहो, बीच में मत बोलो। सर, ये सब झूठ है, साजिश है। कम से कम आप तो मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास और तुम पर? जब इन्होंने उस दिन तुमसे रुपया मांगा, तुमने रुपया देने से इनकार कर दिया, बल्कि तुम जिद कर रहे थे। मुझे उसी टाइम शक हो गया कि कोई गड़बड़ है। मिस्टर तिलक, हमें विश्वास है कि गरीब आदमी अपनी जान पे खेल जाएगा, लेकिन किसी की अमानत में खयानत नहीं करेगा। सर, सच बताओ कि पैसा कहाँ है? सर, आप जिसकी चाहे मैं उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। देखो तिलक, अगर इन लोगों के सामने बताने में घबरा रहे हो तो हमें बाहर निकाल देते हैं। हम अकेले में बता दो ताकि मामला हम आपस में हल कर लें, वरना मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। राजेश्वर, क्यों अपना और हमारा वक्त बर्बाद करते हो? ये ऐसे नहीं बताएगा। शोले आंखों में लिए देखता है किस लिए? बता तुम। स्टॉप इट! आइए धर्मराज जी, आइए। देखिए यहाँ क्या नाटक हो रहा है। हमने हमेशा आपको अपना बड़ा समझा, अपना लीडर माना, इस कंपनी का चीफ बनाया और उसके बाद भी हमें हमारे मुंह पर पट्टी डाला, हमारी इज्जत पे झाड़ू फिराया और हमें लोगों को चुप बैठ कर रह गए। काय को तुम ना बुरा लगेगा, अपने होटल सीखो, जहर पी को बैठ गए। देखिए धर्मराज जी, हम इस कंपनी में पार्टनर्स हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं, मगर आपकी वजह से हम इसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करते रहे। ये मालिक बनकर हमसे नौकरी की तरह सवाल करता रहा और हम मजबूरन इसके हर सवाल का जवाब देते रहे, सिर्फ आपकी खातिर। आपकी वजह से ये अपनी हैसियत भूल गया कि ये यहाँ पर एक नौकर और हम यहाँ के मालिक हैं। इसने हमारी कंपनी के 2 इज्जतदार डायरेक्टर्स मिस्टर बिच्छू रेड्डी और नागपाल पर हाथ उठाया, उन्हें मारा। हाँ, ऊपर से क्या शानदार करिश्मा दिखाया। 1,75,000 अदम कर को डगाड़ा तक नहीं लिया। धर्मराज, अब बताओ इसे और कौन सी ऊंची पोस्ट देना चाहते हैं ताकि हमें और ज्यादा जलील करके और ज्यादा आसानी से इस कंपनी का माल हजम कर सके? बोलिए। इन दोनों से माफी मांगो। नहीं सर, हम कहते हैं पहले इन दोनों से माफी मांगो, उसके बाद हम सारा मामला सेटल करेंगे। किस मामले को सेटल करेंगे आप? क्या किया है मैंने? मैं इनकी साजिशों को नाकाम करने की कोशिश कर रहा हूं और ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे चोर साबित कर रहे हैं और आप कहते मैं इनसे माफी मांगू? ऐसे चोर, बदमाश और मक्कारों के साथ काम करते करते आपकी सच्चाई को परखने की सलाहियत खाक में मिल गई है। सच्चाई और इंसाफ का खून करने वाले लोग आज सच्चाई का इम्तिहान ले रहे हैं। अगर मैं जबान खोलूं तो तुम सब बर्बाद होकर रास्ते के भिखारी बन जाओगे। मैंने बेटे को गरीबी की धूप में जल जल कर पाला। अगर मुझे तुम्हारी जायदाद की जरा भी लालच होती तो मेरा बेटा इस फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम ना करता। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी इस दौलत की दुनिया को हिला के रख दूं। मेरी एक दस्तखत तुम्हारी इस फैक्ट्री, तुम्हारी सारी जायदाद के 2 टुकड़ा करके रख देगी और एक का मालिक मेरा बेटा होगा। इसलिए तिलक की तरफ आंख उठाने से पहले ये सोच लेना कि तिलक मेरा बेटा है। चल तिलक।
उसने कंपनी के इतने सारे रुपए चुराए। वो औरत चीख चीख के आपको ललकारती रही, लेकिन आपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो अपने बेटे को अपने साथ ले गई और आप सर झुकाए खड़े रहे। ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, ना केस दायर किया। क्यों? क्या वजह है? हम जानना चाहते हैं कि उस औरत के साथ हमारा क्या रिश्ता है। बताओ माँ, बताओ। जो लोग तुम्हारे आने से पहले मुझे चीख चीख कर मुजरिम कह रहे थे, चोर कह रहे थे, तुम्हारे आते उनकी जबानें बंद क्यों हो गई? तुम बोलती गई और वो बेजुबान पत्थर की मूर्तियों की तरह सर झुकाए खड़े रहे। बोलो माँ, हमारा उनसे क्या संबंध है? क्या रिश्ता है हमारा उनका? बताऊंगी बेटे, जरूर बताऊंगी। धर्मराज तुम्हारे पिता के बड़े भाई हैं। तुम्हारे पिता का नाम सत्यजीत था। दोनों भाइयों के रहने सहने और सोचने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। तुम्हारे पिता एक क्रांतिकारी थे। देश की भलाई और उन्नति की तमन्ना उनके खून में थी। इसीलिए उन्होंने देश में इनकलाब लाने के लिए इनकलाबियों की एक जमात, एक संगठन बनाने का फैसला किया। और एक दिन बेरहम समाज के जालिम ठेकेदार जो रोटी के लिए वो फरियाद करते हुए गरीबों की आवाज को अपनी दौलत के झनकार से दबा रहे हैं, जो अपनी दौलत के पत्थर से इंसानी दिलों के शीशों को चकनाचूर कर रहे हैं, जो एकता मिटाकर हर दिल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का फर्क पैदा कर रहे हैं, ऐसे समाज को और ऐसे जालिम ठेकेदारों को हमें खत्म करना है और एक नए समाज की बुनियाद रखनी है, जिस समाज में ना कोई जालिम होगा, ना कोई मजलूम, ना कोई आका, ना कोई गुलाम। आओ हम सब मिलकर एक ऐसे नए समाज की बुनियाद रखने की कसम खाते हैं। सत्यजीत, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलेगा। हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, गोला बारूद चाहिए, हथियार चाहिए। अरे वो धन कहां से आएगा? हम हथियार कहां से खरीदेंगे? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हमें डाके डालने होंगे, सरमायादारों को लूटना होगा। नहीं, हम यहां ये कसम खाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आज के बाद कोई लूटमार नहीं होगी। अगर बाजुओं में ईमान की ताकत, दिलों में सच्चाई और जुबान पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, तो जिंदगी का हर मकसद हमारे कदमों में होगा। नहीं सत्यजीत, ये सच्चाई नहीं। सच्चाई दरअसल ये है कि तुम खुद एक पैदाइशी अमीर हो, इसलिए अमीरों के साथ तुम्हें हमदर्दी है और तुम सरमायादारों को लूटने से हिचकिचा रहे हो। अगर तुम्हें मेरे लीडर बनने में विश्वास नहीं है तो फिर यह इनकलाब की तहरीक शुरू करना बेकार है। काय को बेकार है? तुम्हें जो बोल रहे हैं वो भी बराबर है, इन्हें जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है। इनकलाब तो आएगा, मगर उसको लाने को पैसे होना ना बाबा। पैदल चल के तो नहीं आएगा। हमें लोग, गरीब लोग, हमारे पास पैसा कहाँ है? नमक में घास में आको खा रहे। ठीक है, अगर आप लोगों का ख्याल है कि पैसा ही इनकलाब की ताकत है, उसके बगैर क्रांतिकारी और कदम आगे नहीं बढ़ सकते, तो मैं आज ही सारी जायदाद बेचकर पैसा लाता हूं और क्रांतिकारी और कदमों में डाल देता हूं। सत्यजीत, ये पैसा कहां ले जा रहे हो? मैं इस काले धन को रोशनी दिखाने ले जा रहा हूं, जो मुद्दत से एक लोहे की तिजोरी में बंद पड़ा था। रोशनी में जाकर ये धन क्या करेगा? ये गरीबों की भूख मिटाएगा। सत्यजीत, हमें मालूम है नई नस्ल ने आजकल एक नया नारा निकाला है, गरीबों की भूख मिटाओ, दुनिया से गरीबी हटाओ। एक बार मुड़कर अपने साये से सवाल करो, हमारे दादा के पास जायदाद कितनी थी? हमारे बाप के पास जायदाद कितनी थी? गरीबी को छलांग कर हम अमीर कैसे बने? व्यापार करके कमाया है। जिसे तुम व्यापार कहते हो उसे मैं टाका कहता हूं। धन को, हुकूमत को मुट्ठी में रखकर राज करने वाले अमीरों को अगर खत्म कर दिया जाए तो इस दुनिया से अमीरी और गरीबी का फर्क हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सत्यजीत, तुम्हारी इस बहस का कोई सिर पैर नहीं। हजारों खानदान इस बहस में तबाह हो गए कि घर में पत्नी का हुक्म चलेगा या पति का, कौन किसके उसूलों पर चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह का प्रजा राज्य तुम लाना चाहते हो वो यहां कभी कायम हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारी हट धर्मी को नहीं मानता। मैं अपनी जायदाद में से जायज हिस्सा लेकर जा रहा हूं। कौन सा हिस्सा? कैसी बातें करते हो? जिस वक्त तुम देश को आगे बढ़ाने के लिए गली कूचों में भटक भटक कर अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, उस वक्त हमने अपने परिवार के लिए अपना खून पसीना बहाकर ये दौलत कमाई है। ये हमारी मेहनत है, ये हमारी दौलत है, इसके बंटवारे का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम ये बात सिर्फ मेरे इरादे बदलने के लिए कर रहे हो या सचमुच कह रहे हो? हम तुमसे हकीकत बयान कर रहे हैं। ओ तो धर्मराज साहब, आप भी डाकुओं की ज़हनियत रखने वाले एक लुटेरे हैं। होश की बातें करो सत्यजीत। तुमसे पहले भी इस मुल्क में बहुत से देशभक्तों ने जन्म लिया है। मुल्क और कौम के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है। ये सच है।
कि उस वक्त उन लोगों ने उनको इज्जत दी, उन्हें सराखों पर बिठाया। लेकिन आज उनके बच्चों की क्या हालत है, सड़कों पे घूमते हुए भीख मांग रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, हमारी बात मान लो और इस देशभक्ति के ख्याल को दिल से निकाल कर फेंक दो। तो सारे फसाद की जड़ सिर्फ पैसा है, और जब तक ये दौलत सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में तलवार बनकर रहेगी, तब तक खुदगर्जी जिंदा रहेगी। जैसा कि आज तुमने साबित कर दिया कि ये पैसा, ये दौलत खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा कीमती है। चलो शारदा, चलो शारदा। सत्यजीत, गुस्सा मत करो, अपने भाई को समझने की कोशिश करो। ये घर छोड़कर मत जाओ भैया। भाभी, मैं जज्बात और रिश्तों की दुनिया से बहुत दूर निकल चुका हूं, एक नई रोशनी की तरफ। अब दोबारा अंधेरे में लौट कर आना मेरे बस में नहीं भाभी। शारदा, कम से कम तुम तो मेरी बात मान जाओ। मुझे इन पर और इनके वसूलों पर पूरा विश्वास है। ये शरीर है, मैं परछाई। जहां शरीर जाएगा, परछाई को उसके साथ जाना ही पड़ेगा। आओ शारदा, चलो। अरे सत्या जी, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हम तुम्हारा इंतजार इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि तुम पैसा लेकर आओगे। अरे भाई, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? सर ऊंचा करो। देखो, मैं अपने भाई से हमेशा हमेशा का रिश्ता तोड़ कर आ गया हूं। तुमने अपने भाई के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा है मेरे दोस्त, बल्कि तुमने सरमायादारों के साथ रिश्ता तोड़ा है। अमीरों से संबंध तोड़कर तुमने हम गरीबों के बाजुओं की ताकत को बढ़ाया है। तुम्हारी इस कुर्बानी पर हम तुम्हें सलाम करते हैं। बोलो, कौन है सत्या जी? कौन है सत्या जी? भैया मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूं आइंदा ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। तुमने एक लड़की की इज्जत पे हाथ डाला, उसके बाप का खून कर दिया। इतने संगीन जुर्म का दाग एक छोटी सी माफी से धुल जाएगा? कभी नहीं। सत्यजीत, ये आपने किए हुए गुनाहों पे पछता रहा है। मेरी तुमसे ये दरखास्त है कि इस कमीने का पहला जुर्म माफ कर दो। नहीं, इसने एक अमीर आदमी का कत्ल करके दुनिया की नजरों में अमीर आदमियों की हमदर्दी पैदा कर दी है और हमें जालिम साबित कर दिया है। इसलिए आज के बाद मैं इसे इस क्रांतिकारियों के संगठन से अलग करता हूं। सत्यजीत बाबू, पुलिस आ गई है और पहाड़ तक पहुंच गई है। तुम इन सबको लेकर इस ठिकाने बदल दो। हाँ? पुलिस से मैं मुकाबला करता हूं।
अरे इसी वक्त तो बेहतरीन मौका है, पुलिस उसका पीछा कर रही है। आओ, उन्हें जितना माल देश की उन्नति के लिए जमा करके रखा, हमें सारा अपनी जेब की उन्नति के लिए लेको भाग जाते। चलो 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 चलो। चलो चलो। क्या माला है? नमक हरामो, तुम जैसे गद्दारों ने दीमक बनकर इस देश को खोखला कर दिया। तुम जैसे ही धोखेबाजों ने शहीदों के खून से पैदा होने वाले हर इनकलाब को नाकाम कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं तुम लोगों का खून कर दूंगी। खात्मा हो गया। चलो भाग चलो। शारदा, 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 मेरा बेटा, शारदा, शारदा, तुम बोलती क्यों नहीं? शारदा, शारदा, तुम बोलती क्यों नहीं? मेरे पास बोलने को शब्द कहाँ है? मेरा सुहाग जो जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है, उसके लिए आंसू बहाऊं या मेरी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे के पैदाइश पर इनकलाब को कभी मौत नहीं आती शारदा, यह आज तुमने साबित कर दिया है। एक इनकलाबी के दिल की धड़कन बंद हो रही है और दूसरे क्रांतिकारी के दिल की धड़कन शुरू हो गई है। मैं आज मौत के आगे हार गया शारदा, लेकिन मेरे नियम, मेरे सिद्धांत नहीं हारे। समुंदर को रेगिस्तान में बदलना और इनकलाब की समाधि बनाना किसी के बस में नहीं है। मेरे वसूलों के नुमाइंदे, मेरे आदर्शों को फैलाने वाले इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करना। किसी के आगे हाथ मत फैलाना, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए। इस फूल को परवान चढ़ाना। इनकलाब जिंदाबाद। तुम्हारे चाचा को बदलने के लिए हमने उससे झूठ बोला कि उस दौलत और जायदाद में उसका कोई हिस्सा नहीं है, मगर हम बदनसीब ये कहां जानते थे कि अपनी इस हरकत से हम उसे हमेशा के लिए खो बैठेंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारा भाई शहीद हो गया। पुलिस फायरिंग में उसकी जान चली गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारे पिता पुलिस की गोलियों से नहीं मरे, बल्कि उन तीनों में से किसी एक ने तुम्हारे पिता को मार डाला। और आज बरसों बाद जब मैंने उन तीनों को तुम्हारे ताऊ के साथ देखा तो मैं अपने होश और हवास खो बैठी। पुरानी यादों की झलकियां मेरे दिमाग पर छाने लगी और साथ ही ये सोचने लगी कि ये क्या हो गया, अब न जाने आगे क्या होने वाला है। कमीनों, हरामखोरों, गद्दारों, जिंदा इंसानों का गोश्त खाने वालों, झूठे इनकलाबी बनकर मेरे पिता से हाथ मिलाया और फिर उन्हीं हाथों से उनकी पीठ पर छुरा भोग दिया। वो तमाम दौलत
जो मेरे पिता ने देश के गरीबों की भलाई के लिए इकट्ठा की थी, तुम लोग उसे लूट कर फरार हो गए। पहले ये बताओ, तुम तीनों में से वो कौन है जिसने मेरे पिता का कत्ल किया? तुमने? वो मैं नहीं हुआ। तुमने? नहीं तिलक, क्या कह रहे हो? वो मैं नहीं हूँ। तो तुमने? मैं तो खाया नहीं, मैं तो माँ के पेट में था। देखो मैं। अच्छा, तो तुम तीनों में से कोई भी नहीं है। ये चढ़ी हुई शराब तुम्हारे शरीर से निचोड़ कर निकाल लूंगा, तब तुम बताओगे कि कातिल कौन है। तुम लोगों ने पुलिस के रिकॉर्ड में मेरे पिता का नाम डाकू और कातिलों की लिस्ट में लिखवा दिया था। जब तक मैं उन्हें बेगुनाह और तुम्हें कातिल साबित न कर दूं, तब तक तुम्हें जिंदा रखूंगा। उसके बाद शुरू होगी जंग। चाची, चाची, हम धर्मराज जी के बेटे राजेश्वर हैं। राजेश्वर? ठीक ही तो है। सोने के पलने में पलकर चांदी की थालियों में खाने वाला राजेश्वर ही तो कहलाएगा। हाँ, जब होश संभाला तो सोने का पलना था, चांदी की थाली थी, लेकिन माँ की गोद नहीं थी। चाची, हम आपको और तिलक को घर ले जाने आए हैं। कौन सा घर? हमारा घर तो यही है। हमने डैडी को वचन दिया है चाची, हम दोनों को लेकर ही आएंगे। और मैंने भी अपने मरते हुए पति को वचन दिया था कि जिंदगी में कभी आप लोगों के घर में कदम नहीं रखूंगी। चाची, हम आपका खून है। आपके दिल में खून के रिश्ते की कोई कीमत नहीं। खून का रिश्ता? उसकी कीमत और उसकी अहमियत मैंने उसी वक्त भुला दी थी जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हमारी सारी दौलत, सारी जायदाद ले लीजिए। हम आपके बीते हुए दिन तो नहीं लौटा सकते, लेकिन आने वाले दिनों में खुशी लाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। खुशी तो मुझे उसी दिन हासिल हो गई थी जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा अपनी ही फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम कर रहा है। मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ, बल्कि मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया। अब दोबारा उस ऐशो आराम की दुनिया में मुझसे नहीं जाया जाएगा। जिन्हें पत्थरों पर सोने की आदत होती है, उन्हें मखमलों पर नींद नहीं आती। राजेश्वर, शायद पत्थर पे सोते सोते आपके जज्बात भी पत्थर के हो गए हैं। हम तो दिल में यह विश्वास लेकर आए थे कि वो माँ जिसे जमाने की ठोकरों ने कितना भी दुखी क्यों ना कर दिया, वो इतनी संगीन नहीं हो सकती कि बेटे के आंसू देखकर भी पिघल ना जाए। हम चाह रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखिएगा। जिस दिन आपके दिल में जज्बात जाग उठे, जिस दिन प्यार का एहसास जिंदा हो जाए, उस दिन एक बात जरूर याद रखना कि आपका एक बेटा और भी है जो अपनी मां का इंतजार कर रहा है। क्या हो गया जी? ये कैसा जख्म हो गया? क्या हुआ? जख्मी बाप। अरे हमला फिर आ गया। क्यों जी? आप मुझसे पहले मरना चाहते थे क्या? बिना शादी करवाए आप मरने चले, बंदूक हाथ में ली नहीं, जंग लड़ने चले। हाँ, और नहीं तो क्या करता?
तुम दोनों तो मरते ज नहीं, मैं सोचा मैं ज मर को तुम दोनों से छुटकारा ले लो। आंटी, डॉक्टर ने कहा है बस 3 दिन की बात है, फिर खत्म। खत्म, मरते ही सीधा जहन्नम। क्या तुम सिर्फ 3 दिन ही जिंदा रहोगे? क्या घड़ी तरीका गला फाड़ फाड़ को चिल्ला रही? तू मर को दिखा दे, मैं कहता हल्लू हल्लू रो के दिखाता। क्या तुम मुझे मरने के लिए बोल रहे हैं? मरने के लिए बोल रहा हूँ 3 दिन में खत्म, मतलब दर्द खत्म। ये झूठ मूठ करो ना, बंद करो। मैं ऊपर नहीं जा रहा, 3 दिन में घर आ रहा। मेरी शादी से पहले तुम मर नहीं सकते, शादी जब हो गई फिर जी नहीं सकते। अच्छा डैडी, चलो। अच्छा बेटी, घर का ख्याल रखना। जी हाँ। तुम अगर चाहो तो मैं अपनी कार में तुम्हें दे दूं लिफ्ट। ये लिफ्ट होगा मेरी ओर से एक गिफ्ट। अच्छा चलो। चलो। तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? बांधा ना मंगलसूत्र मैंने कभी किसी को। तुम घबराओ या चिल्लाओ, बांधूंगा मैं तुम्ही को। छोड़ो। रानी, अरे रानी, रुक जा रानी। रानी देखो, नहीं डालेंगे हम हाथ इज्जत पे तुम्हारी, पहनाएंगे मंगलसूत्र, यही ख्वाहिश है हमारी। रानी, 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 अरे रुक जा। आए अफसोस, मंगलसूत्र के दाने बिखर गए। अब तक तो मेरे पास से जाने किधर गए। अबा, अबा। इतने बड़े मकान में कितने लोग रहते हैं? हमें प्यार करने वाले हमारे डैडी और एक लड़की के प्यार को तरसने वाले हम। सिर्फ 2? तुम आ जाओगी तो 3 हो जाएंगे। बोलो क्या पियोगी, कॉफी, मिल्क या टी? जो आपने पहले कहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुछ ख्याल है? घर में मेहमान आए हैं। हाँ, गरम गरम उबलती हुई 2 धार, साथ में खनखनाते हुए 2 गोल गोल, और मैं दूंगा उसमें अंबर की पुड़िया गोल। क्या? हाँ, ये वही बोल रहा था जो तुम बोल रही थी। जाओ जल्दी से ले आओ। घंटों का काम मिनटों में। आप कौन सी भाषा में बात कर रहे थे? इस भाषा का नाम है संस्कृति हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी? नहीं तो क्या तुर्किस्तानी? लगता है तुम्हें पहेलियां बुझानी नहीं आती। पहेलियां? उसने ये कहा कि उबलती हुई 2 धारें, धारे दूध की भी हो सकती है, पानी की भी। और उसने कहा चमकते हुए 2 गोल, यानी कि 2 कप। फिर उसने कहा अंबर की 2 पुड़िया, यानी कि कॉफी पाउडर। इसका मतलब है आप भी पहेलियां बोलते बोलते पहेलियों में एक्सपर्ट हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं भी खुश हूँ कहाँ? पहेलियों की दुनिया में। बड़े शौक से हम आपका स्वागत करते हैं। ओके, सुनिए। वो जाता था, मैं बुलाती थी। वो डालता था, मैं रोती थी। वो जाता था, मैं बुलाती थी। वो डालता था, मैं रोती थी। मैं रोती थी। चूड़ी वाला। ओह माय गॉड, करेक्ट। और दूसरी, गोरी दुल्हन पीले कपड़े, जिसकी सिर्फ एक ही टांग, लोगों ने उतारे उसके कपड़े, उसने कुएं में लगा दी छलांग। गोरी दुल्हन पीले कपड़े। यू कांट। हाँ? आई कांट? नो यू कांट। पीले कपड़े, छिलका कुआ, केला। ओह माय गॉड, बिल्कुल सही। देखा, तुम हार गई। अब हमारी बारी है, हम सुनाएं? जी हाँ, शौक से। तो सुनो। अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के घुसेड़ा। क्या 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 क्या? क्या? अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के घुसेड़ा। 1 मिनट। हरी अप, प्लीज। प्लीज, हरी अप। वेट। दिस इज नॉट बैड। जल्दी। सुई धागा। यू आर करेक्ट। अच्छा, दूसरा। कहिए। मुझे मेरा नहीं दिखता, तुम अपनी देख सकती हो, मेरा भी तुम देख सकती हो।
ये पहली नहीं है, ये आपकी कब्बाजी है। नहीं बाबा, पहली है, हिम्मत है तो पूछो। नहीं बाबा, ये मुझे नहीं